Hello students, today we are going to start a new chapter, that is cell cycle and cell division. So in this chapter we have already studied about the division of cell, how cell reproduce by mitotic meiotic divisions. Today we are going to deal with some of the MCQs related with the cell division concepts. ठीक है, तो जैसे जैसे हम MCQs लेंगे उस हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को. हमें पता है कि सेल में जो न्यू रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है. एक तो डिवीजन होता है, और डिवीजन दो तरह का होता है. एक होता है माइटोटिक डिवीजन और एक होता है मियोटिक डिवीजन. माइटोटिकली या मियोटिकली सेल डिवाइड करता है, उसी को कहा जाता है सेल रिप्रोडक्शन. पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल, दैट इज सेल डिवीजन. So we have studied that in cell cycle there are different stages. अलग अलग stages होते हैं cell cycle में. So basically there are two stages, interphase and M phase. Interphase में आता है G1, S और G2 phase, और उसके बाद आता है M phase यानी माइटोटिक या मियोटिक phase. फिर वो होने के बाद फिर से G1, S, G2 phase, फिर से M phase. इस तरह से सेल साइकिल कंटिन्यू होता है. ये हमने इसके पहले भी स्टडी कर लिया है. अब हम देखेंगे कुछ MCQs बेस्ड ऑन द सेल डिवीजन और सेल साइकिल. फर्स्ट क्वेश्चन इज DNA डबल्स ड्यूरिंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है DNA डबल्स ड्यूरिंग. कौन सी फेज में DNA डबल होता है, ये हमें पूछा गया है. Options given is interphase, prophase, metaphase and telophase. बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है. इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज. इस तरह से हमें अलग अलग फेजेस के नाम दिए गए हैं और हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा वो फेज होता है जब DNA डुप्लीकेट या डबल होता है. DNA का डुप्लीकेशन मतलब क्या, DNA डबल होता है यानी DNA का मल्टीप्लिकेशन होता है. सो DNA मल्टीप्लिकेशन इट ऑकर्स इन विच फेज. कौन से फेज में होता है DNA डुप्लीकेशन. तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि सेल साइकिल जो होता है, कोई भी सेल जो होता है उसका स्टार्टिंग होता है इंटरफेज से, और इंटरफेज में तीन फेजेस होती है, G1, S, G2 फेज. G1 यानी ग्रोथ फेज होता है, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज. S इज सिंथेटिक फेज एंड G2 इज द सेकेंड ग्रोथ फेज. और इंटरफेज के बाद होता है माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन. ठीक है, M फेज. तो फर्स्ट फेज जो होता है वो इंटरफेज होता है. इंटरफेज में सबसे पहला फेज होता है वो होता है G1, फिर होता है S, और S के बाद G2, और G2 के बाद M. इस तरह से फेजेस होती है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि S जो लिखा है यहाँ पर, यस फॉर सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज. किसका सिंथेसिस होता है यहाँ पर यस में, तो यस में सिंथेसिस होता है DNA का सिंथेसिस होता है. रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑकर्स इन यस फेज. यस फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ DNA. अब रेप्लिकेशन ऑफ DNA का मतलब ही होता है DNA की दो कॉपी सिंथेसिस होना, तो इसको हम DNA सिंथेसिस भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर हमें दिया गया है, पूछा है कि DNA डबल कब होता है, तो DNA डबल यस फेज में होता है. DNA का रेप्लिकेशन यस फेज में होता है, बट यस फेज यहाँ पर दिया नहीं है हमें. यहाँ पर हमें कौन सा फेज दिया है, हमें दिया है इंटरफेज. तो यस फेज इज द पार्ट ऑफ इंटरफेज, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज इंटरफेज. एस फेज जो है वो इंटरफेज का पार्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा इंटरफेज. क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. कैरियोकाइनेसिस डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स.
वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है कैरियोकाइनेसिस, वो पूछा गया है हमें। तो देखो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेल साइकिल जो होता है वो इन दो फेजेस में होता है, बट एक्चुअली हम सेल्यूलर मटेरियल के बारे में देखेंगे तो उसमें हमें ये दिखता है कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो दो फेजेस होती है किसी भी सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन जब होता है, यानी जो एम फेज होता है, माइटोटिक या मियोटिक फेज जब होता है, तो ये माइटोटिक मियोटिक फेज जो है वो दो अलग अलग स्टेप्स में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसका भी डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। हमें पता है कि न्यूक्लियस डिवीजन जो होता है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इस फॉर्म में होता है। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। हमें पूछा गया है कि कैरियोकाइनेसिस इज डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। तो देखो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस ये न्यूक्लियस का डिवीजन है और साइटोकाइनेसिस ये सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। इस तरह इस दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, तो हमारे ऑप्शन है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ए ऑप्शन दिया गया है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है क्या? वो तो साइटोकाइनेसिस में होता है। फिर सेकंड ऑप्शन गिवन इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर सी दिया है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन। और फिर उसके बाद दिया है डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल। तो इसमें ध्यान ये देना है हमें कि हमें कैरियोकाइनेसिस के बारे में पूछा है। कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, कैरियोकाइनेसिस क्या इन्वॉल्व करता है? कैरियोस का मीनिंग ये होता है न्यूक्लियस, कैरियोस का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन। आंसर इज कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। So answer is C, division of nucleus, not the division of cytoplasm or division of nucleus and cytoplasm or division of cell, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है थर्ड क्वेश्चन। द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ऑकर्स इन, द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ऑकर्स इन, किस में होता है न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन? तो अभी बताया मैंने आपको कि इंटरफेज में होता है, और इंटरफेज में भी वो यस फेज में होता है। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? और ऑप्शंस आर G1, G2, यस फेज एंड एम फेज। सो ऑप्शंस गिवन इज G1, सेकेंड ऑप्शन गिवन इज G2, थर्ड ऑप्शन गिवन इज एस फेज और फोर्थ ऑप्शन इज एम फेज। तो हमें बताना है कि कौन से फेज में होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, यानी यही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमने इंटरफेज लिखा है क्योंकि हमें बाकी ऑप्शंस इस तरह से नहीं दिए हैं। इंटरफेज में ही होता है, बट उस फेज में भी यस फेज में ये होता है।
इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इंटरफेज में कौन सा फेज आता है, यस फेज. सो यस फेज इज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स आवर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यस फेज. क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच फेज ऑफ इंटरफेज आरएनए इज सिंथेसाइज्ड. तो आरएनए का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है ये पूछा गया है हमें. कि आरएनए जो होता है, डीएनए तो हमें पता है यस फेज में होता है, रेप्लिकेशन या सिंथेसिस. तो आरएनए का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है ऐसा पूछा गया है. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए occurs at. So synthesis of RNA occurs at कौन से फेज में होता है आरएनए सिंथेसिस. तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं G1 फेज, S फेज, बी दिया है G2 फेज, G2 फेज और डी दिया सी दिया है G2 फेज, डी में दिया है G1 एंड G2 से दो फेजेस के नाम दिए गए हैं. तो हमें पता है कि जो G1 फेज और जो G2 फेज होता है इन दोनों में भी एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस चलता है. वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस इस दोनों में चलता है. G1 और G2 में आरएनए और प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस होता है. सिर्फ यस फेज ऐसा फेज है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है. तो हमें आरएनए पूछा है. सो आरएनए सिंथेसिस ऑकर G1 एंड G2. यहाँ पर G1 दिया है, G2 भी दिया है और डी में दिया है G1 G2 बोथ. तो करेक्ट ऑप्शन इज G1 एंड G2, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि एक सेल साइकिल क्या होता है. ठीक है, एक कंप्लीट सेल साइकिल क्या होता है. सेल साइकिल में कंप्लीटली क्या ऑकर होता है, डिवीजन किसका होता है सेल साइकिल में, ये हमें पूछा गया. ठीक है, अभी सेल साइकिल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं. Question number 5. A cell cycle is. Question number 5. A cell cycle is A, B, C और D ऑप्शंस हमें दिए गए. देखते हैं क्या ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स that takes place from formation of a cell until it divides again. So it includes the series of events from cell formation to its division. एक बार सेल बन जाने के बाद सेल बनने से तो डिवीजन तक के जो सारे इवेंट्स आते हैं वो सेल साइकिल में आते हैं, ऐसा हमें कहा गया है. सेकेंड है द टाइम फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सेल अंटिल इट्स डेथ. इट इज द टाइम फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सेल अंटिल इट्स डेथ. तो बनने से डेथ तक का जो सफर होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं, ऐसा कहा गया है. The growth of cell until it is large enough to divide again. The growth of cell until it divides. The growth of cell until it divides.
देन नेक्स्ट इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है कि एक सेल साइकिल होता क्या है। तो सेल साइकिल होता है कि एक सेल है नया जो फॉर्म हुआ है तो उसका होता है ग्रोथ और वो फिर से डिवाइड करता है, तो इस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। एक सेल है हमारे पास और ये सेल क्या करता है, एक साइक्लिक इवेंट में डिवीजन करता है और डिवीजन करके दो सेल बना लेता है। तो इस कंप्लीट साइक्लिकल जो टाइम पीरियड है, ये सीरीज है, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। की शुरुआत कहाँ से हुई, एक सेल बनने से हुई। जो बना हुआ सेल है वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ दो में। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम सेल फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन। सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि सेल साइकिल जो होता है वो एक सेल के फॉर्मेशन से डिवीजन होने तक के पूरा लाइफ साइकिल होता है या पूरा पीरियड होता है। सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सेल अंटिल इट्स डेथ, तो हो सकता है कि डिवीजन के पहले ही इसका डेथ हो जाए, यहाँ पर कहीं पर इसका डेथ हो जाए, तो इसको तो हम सेल साइकिल नहीं कहेंगे। फिर दिया है द ग्रोथ ऑफ सेल अंटिल इट डिवाइड्स, तो इसको इसको कहा गया है कि ग्रोथ ऑफ सेल अंटिल इट डिवाइड्स, ग्रोथ ऑफ सेल। तो एक्चुअली सेल साइकिल इज नॉट द ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ नहीं है सेल का, जैसे कि एक सेल था हमारे पास और इसका ग्रोथ हुआ, ये बड़ा हुआ सेल, तो इस टाइम पीरियड को हम सेल साइकिल नहीं कहेंगे, इसके डिवीजन को भी सेल साइकिल में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट ही बताया गया है, ग्रोथ ऑफ सेल मतलब हाफ पार्ट बताया है, तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं, नन ऑफ दीज, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इट इज द सीरीज और द टाइम पीरियड बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सेल टू द डिवीजन ऑफ सेल, इसके बीच का जो भी इवेंट होता है वो सेल साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 है देखते हैं। इन अ सेल साइकिल द फेज ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन इज, अच्छा, इन अ सेल साइकिल द फेज ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन इज तो कंप्लीट सेल साइकिल है उसमें फेज ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन क्या होता है, तो अलग अलग फेजेस है ये तो हमें पता है, पर हमें पता होना चाहिए कि इसमें से जो मिनिमम ड्यूरेशन का फेज है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमें दिया गया है इंटरफेज, एस फेज, G2 फेज एंड एम फेज। इंटरफेज, एस फेज, G2 फेज और डी दिया गया है एम फेज। ठीक है, एम फेज। तो देखो एम फेज और इंटरफेज में जो फेज होता है, इंटरफेज एक लॉन्ग फेज होता है। ठीक है, इंटरफेज एक लॉन्ग फेज होता है, एम फेज बहुत शॉर्ट फेज होता है। इसके अंदर इंटरफेज के अंदर हमने तो पहले कहा इंटरफेज एक लॉन्ग फेज है, तो मिनिमम ड्यूरेशन में इसका तो चांस कोई नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है। चलो एस और G2 के बारे में देखते हैं। सो एस फेज इज अबाउट 50% ऑफ द इंटरफेज, तो ये भी एक बड़ा फेज होता है, एस फेज 50% होता है। ठीक है, और G2 फेज जो होता है इट इज अबाउट 25% ऑफ द टोटल इंटरफेज। सो एक्चुअली अगर हम 25% भी निकालेंगे तो भी एक बड़ा फेज होता है। G2 इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो ऑफ मोर ड्यूरेशन देन एम फेज। तो इसमें सबसे छोटा जो फेज होता है वो होता है एम फेज। ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एम फेज जो है वो मिनिमम ड्यूरेशन का फेज है, माइटोसिस या मियोसिस। ठीक है, एम फेज इज द फेज ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन। ठीक है, इंटरफेज लॉन्ग फेज होता है, एम फेज जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का फेज। करेक्ट आंसर इज डी, एम फेज। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, what is given in question number 7? 7 is, in a cell that is not dividing, the chromosomes are visible as a tangle of fine threads called, एक सेल है जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है बट द क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज अ टैंगल ऑफ फाइन थ्रेड्स।
फाइन थ्रेड्स की तरह हमें क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, यानी क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं दिख रहे एक्चुअली, डम्बेल शेप फॉर्म में नहीं दिख रहे, बट वो थ्रेड्स के फॉर्म में दिख रहे। सो इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल the chromosomes, that means DNA, are visible like fine threads, visible like fine threads, fine threads की तरह ये visible हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, visible like fine threads called, इसको क्या कहेंगे आप, तो इसको कहेंगे, ऑप्शंस दिए गए हैं, let us see the options, microtubules, nucleotine, microtubules, nucleotine, C, microfilaments, और लास्ट दिया है क्रोमैटिन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो क्या कहते हैं हम, नॉन डिवाइडिंग सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि फाइन थ्रेड्स की तरह दिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली उसको माइक्रोट्यूब्यूल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल एक अलग स्ट्रक्चर होता है सेल में। वो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सेल वॉल का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसका फ्रेमवर्क भी होता है सेल का। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स तो नहीं होते, वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। न्यूक्लियोटिन ऐसा कोई सब्सटेंस सेल में नहीं होता है। माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज द करेक्ट आंसर। क्रोमैटिन किसे कहा जाता है, तो क्रोमोसोम्स जो कि डीएनए होते हैं, डीएनए जो फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में होते हैं और उनके साथ प्रोटीन अटैच होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल में कोई भी डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है डीएनए का। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल ऑफ the chromosomes are visible like fine threads called chromatin। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच पार्ट ऑफ सेल साइकिल इज फॉर्म्ड बाय इंटरफेज। इंटरफेज एक बड़ा फेज है जो 90% पूरा पार्ट कवर करता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है हाउ मच पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज कवर्ड बाय, हाउ मच part of the cell cycle is covered by इंटरफेज। इंटरफेज कितना कवर करता है, कितना कवर कर सकता है इंटरफेज, तो हमें पता है कि वो 90% होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल 90% होता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो लिख सकते हैं, वरना इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप। 50%, 70%, 10%, 90% ऐसे ऑप्शंस दिए हैं हमें। 50%, 70%, 10% एंड डी इज 90%। सो यहाँ पर सीधा आंसर क्या आएगा, 90%। ठीक है, 90% ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेज। इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है सेल साइकिल में। ठीक है, और उसमें भी G1, S, G2 फेज जो होते हैं, उसमें S फेज बड़ा फेज होता है। तो इस तरह से 90% ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज कवर्ड बाय द इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आएगा डी, दैट इज 90%। 90% इज द करेक्ट आंसर। हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? Question number 9. Now what is question number 9? 9 is
ड्यूरिंग G2 phase, a diploid cell contains the amount of DNA equal to, अब G2 phase में the total amount of DNA कितना होता है डिप्लॉइड सेल में, ठीक है। इन G2 phase, तो हमें पता है G2 मतलब S phase के बाद में आएगा। डिप्लॉइड सेल मतलब हमें पता है क्या होता है, एक 2n सेल होता है ये, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल कंटेन्स the amount of DNA equal to the amount of DNA, कितना होता है DNA एक G2 फेज में होने वाली सेल में। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है G2 फेज में होता है डिप्लॉइड सेल, टेट्राप्लॉइड, हैप्लॉइड, so it is equal to diploid cell सेकेंड ऑप्शन दिया है टेट्राप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, और डी दिया है, द डी गिवन इज नथिंग कैन बी सेड, ठीक है, नथिंग कैन बी सेड। तो देखते हैं हम, देखो एक G2 फेज में डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है मतलब हमारे पास एक सेल है जिसका डीएनए नंबर 2n है, ठीक है, जिसका प्लॉइड 2n है, एक डिप्लॉइड सेल है हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2n, ठीक है। अब इस सेल ने इंटरफेज में एंटर किया, जब इंटरफेज में एंटर करेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, साइज जब बढ़ता है तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो सेल के अंदर सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो बढ़ता है एस फेज में। तो पहले तो फेज होगा G1 फेज, फिर आएगा S फेज और फिर आएगा G2 फेज। अब सपोज ये G2 फेज में है तो हमें पता है कि S फेज में ही इसका डीएनए डबल हुआ है, इसका मतलब 2n था तो इसमें कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा। और अब ये सेल किस में एंटर हुआ है G2 में, यहाँ पर दिया है आपको G2 फेज में आया है, फेज सेल जो आया है वो G2 फेज में आया है। तो इसमें डीएनए का अमाउंट कितना है ऐसा पूछा गया है, हाउ मच डज इट कंटेन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। So the diploid cell contains the DNA which is equal to diploid cell, डिप्लॉइड सेल तो ये है, तो इसके इतना डीएनए है क्या उसमें, नहीं इससे डबल है। टेट्राप्लॉइड, 4 का मतलब ही होता है टेट्रा, ठीक है। सो दिस इज टेट्राप्लॉइड सेल, ये टेट्राप्लॉइड सेल है। सो दिस डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टेट्राप्लॉइड सेल, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर यह है हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड तो नहीं होगा, या G2 फेज में हैप्लॉइड होने का कोई चांस नहीं है, डिप्लॉइड भी नहीं होगा क्योंकि वो सिंथेसाइज हुआ है, डबल हुआ है। नथिंग कैन बी सेड इज ऑल्सो रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज टेट्राप्लॉइड सेल, ठीक है, टेट्राप्लॉइड सेल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 given is cell cycle includes, a cell cycle it includes, सेल साइकिल में क्या क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पर सेल साइकिल में क्या क्या होता है। a cell cycle includes cell growth, DNA synthesis, mitosis, cell growth, DNA synthesis, C option given is mitosis, and D option given is all of these। तो यह सेल साइकिल में क्या क्या आता है, तो आता है सेल ग्रोथ, इनिशियली तो सेल का ग्रोथ ही होता है, G1 और G2 क्या है ग्रोथ फेजेस है। डीएनए सिंथेसिस, तो यस फेज सिंथेसिस फेज है, डीएनए सिंथेसिस भी आता है इसमें। माइटोसिस, अभी एम फेज जो आता है वो हो सकता है माइटोसिस या मियोसिस, दोनों भी हो सकते हैं, तो यस माइटोसिस भी आता है।
Correct option is all of these. Correct option for the question is cell cycle. It includes all of these. ये सब इसमें आता है, इसके साथ साथ मियोसिस भी इसमें आता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, इसमें करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस मतलब ये सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं. अगर इसमें मियोसिस भी आता है तो मियोसिस भी इंक्लूड होता है. क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is replication of DNA in meiosis is it occurs during. कौन से फेज में मियोसिस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है? क्वेश्चन नंबर 11. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए it occurs in meiosis. इन मियोसिस ड्यूरिंग कौन से फेज में होता है? मियोसिस के कौन से फेज में होता है, ऐसा पूछा गया है. तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज एस फेज. कहाँ है? एस फेज में होता है. सेकंड ऑप्शन गिवन इज एस फेज एंड लिप्टोटिन, एस फेज, जाइगोटिन और ऑल ऑफ दिस. एस फेज, लिप्टोटिन, एस phase, zygote, and D given is all of these. सब है इसमें से. तो देखो आंसर इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग. तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो इंटरफेज में, यस फेज में ही होता है. लेप्टोटिन में नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो लेप्टोटिन में हो नहीं सकता क्योंकि लेप्टोटिन जो है वो कैरियोकाइनेसिस में जो प्रोफेज 1 होता है उसका एक सब फेज है. उसमें सिर्फ डिवीजन होता है, उसमें डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है. ठीक है, उससे पहले ही रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो चुका है, तो अब तो सिर्फ डिवीजन होगा. लेप्टोटिन इज द पार्ट ऑफ प्रोफेज 1, जाइगोटिन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोफेज 1. तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है. ऑल ऑफ दिस कैन नॉट बी से, बी सी नहीं है तो ऑल ऑफ दिस नहीं बोल सकते. यस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है. देखो मियोसिस हो या माइटोसिस हो, कोई भी फेज हो, एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट ऑकर्स इन द इंटरफेज एट यस इन मियोसिस. यस फेज में वो होगा मियोसिस में. चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है अ सेल इज बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज एंटर्ड इन. ओके, अ सेल इज बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज एंटर्ड. कौन से फेज में एंटर करने के बाद सेल को डेफिनेटली क्या करना है? डिवाइड करना है, ऐसा पूछा गया है. तो ऑप्शन है G2, G1, प्रोफेज एंड यस. ऑप्शंस आर G1 फेज, सेकंड G2 फेज, थर्ड दिया है प्रोफेज, और फिर दिया है डी यस फेज. तो कौन से फेज में एंटर करने के बाद सेल को डेफिनेटली डिवाइड करना ही पड़ेगा? G2, G1, प्रोफेज या यस फेज. तो देखो हमने यहाँ सेल साइकिल में पहले ही देखा है कि सेल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो वो G1, यस और G2 इस तरह की फेजेस होती हैं. इसके बाद M फेज होता है. तो इंटरफेज में अगर एंटर करता है और G1 में एंटर करता है तो डेफिनेटली वो यस फेज में एंटर करेगा, G2 में जाएगा और फिर M फेज में जाएगा. ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा.
So it is bound to divide if it has entered in the G1 phase. G1 में अगर कोई सेल एंटर करता है तो डेफिनेटली उसका डिवीजन होना है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज G1 phase. In G1 phase, if a cell enters, definitely the cell is going to divide. सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, अगर वो G1 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं इसके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन इज गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गैप बिटवीन डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट, ठीक है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर अब ये जो M है, M फॉर माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन फेज है, और डिवीजन फेज और डिवीजन होने के बाद फिर से G1 फेज में एंटर करेगा सेल, नया सेल, और उसके बाद वो S फेज में एंटर करेगा। बट M और S के बीच में कौन है? यहाँ पर पूछा गया है डिवीजन और स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमें पता है स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? S फेज में होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, G1, G2, M एंड इंटरकाइनेसिस। G1, G2, M phase and interkinesis. इंटरकाइनेसिस। तो देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि डिवीजन मतलब M फेज और इसके बाद स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब S फेज, इसके बीच में कौन होता है? तो G1 होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है? G2 होता है, फिर G2 के बाद क्या होता है? M फेज होता है, M के बाद फिर से क्या होगा? G1 आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। तो M और S के बीच में कौन होता है? तो M और S के बीच में आता है G1 फेज। ऑप्शन इज ए, गैप फेज। इसको गैप फेज, ग्रोथ फेज दोनों भी कहा जाता है। सो गैप फेज जो होता है गैप फेज 1, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एज अ गैप between the M phase and S phase या division phase and the DNA replication phase. So this is about the cell cycle, cell division. कुछ क्वेश्चंस हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आज हमने चेक किया, उसको हमने डिस्कस कर लिया। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े टफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के को भी देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी आर अगेन गोइंग टू स्टडी द सेल डिवीजन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू।